Hello everyone and welcome in the practice session. In this practice session, we will solve problem of strength of material. और आज जो problem हम solve कर रहे हैं that is the extension in bars due to self weight. तो यहाँ पर एक problem मैं show कर रहा हूँ, ये एक bar है, ये top portion इसका supported है, it's a fixed joint and it is suspended and gravitational acceleration is acting in the downward direction. तो अगर मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाता हूं तो ये अपने सेल्फ वेट के कारण कुछ डिफॉर्मेशन या कुछ एक्सटेंशन शो करेगी. सो वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला. यहाँ पर मैं फॉर्मूला शो कर रहा हूँ, बट आज की क्लास का टॉपिक ही है कि हमको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो एनालाइज करना है. क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये टिप का ही डिफॉर्मेशन पूछा जाए. आपसे पूछ सकते हैं कि मिड पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना है, या कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि उसका डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करो. सो ये इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है या बेसिक फिलॉसफी क्या है इसको डिराइव करने की, वो समझ ली जाए. इन एडिशन टू दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मैं स्ट्रेस का वेरिएशन देखूं इस बार के अलोंग, तो क्या स्ट्रेस लीनियरली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो आई विल सी द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. सिमिलरली अगर मैं चेंज इन द लेंथ और एक्सटेंशन देखता हूं, तो एक्सटेंशन ऑफ द टिप, एक्सटेंशन ऑफ द मिड पॉइंट और रिलेशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम रूट टू द टिप इज लीनियर और समथिंग एल्स, वो भी हम चेक करेंगे. और लास्ट में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. तो आज ये चार चीजें हम कवर करेंगे, बट इससे पहले कि मैं सेल्फ वेट्स के कारण डिफॉर्मेशन शुरू करूं, लेट्स सी और बेसिक फार्मूला. कि सपोज वी आर हैविंग अ बार और इस पे मैं पी लोड लगा रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इलास्टिक कांस्टेंट ई है, और मुझे इसका चेंज इन लेंथ निकालना है. तो मुझे पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, आपका इलास्टिक कांस्टेंट. तो अगर मैं इस फॉर्मूले में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू रख दूं, यहाँ मेरा स्ट्रेस कितना होगा, मेरा स्ट्रेस होगा लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. जब मैं दोनों चीजें इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मुझे मिलता है कि डेल एल विल बी व्हाट, डेल एल विल बी पी एल बाय ए ई. तो ये फॉर्मूला होता है आपका जो हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इस चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर में टू फाइंड द चेंज इन लेंथ. इस फॉर्मूले में एक चीज और याद रखना है, ये जो ए ई होता है इसको कहते हैं एक्सियल रिजिडिटी. प्लीज रिमेंबर दिस टर्म. इसको कहते हैं एक्सियल रिजिडिटी. कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. आगे के चैप्टर्स में जब हम टॉर्शन पढ़ेंगे या बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड बीम पढ़ेंगे, वहां पर दो और टर्म आएगी. एक रहेगी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दूसरी होगी टॉर्शनल रिजिडिटी. जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब उसे कवर करेंगे, बट यहाँ प्लीज रिमेंबर कि ए ई इज नोन एज एक्सियल रिजिडिटी. ये एक और प्रॉब्लम है यहाँ. आई एम कंसिडरिंग दिस बार इज वेटलेस. लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इलास्टिक कांस्टेंट ई है, और उसका कोई वेट नहीं है. सेल्फ वेट की बात अभी नहीं शुरू की हमने. हम कह रहे हैं कि इस बार पर यहाँ पर मैं एक डब्ल्यू लोड लगाता हूँ. अब मुझे अगर थर्ड पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट का और फर्स्ट पॉइंट का डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा. थर्ड पॉइंट तो रूट पे ही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका एक्सटेंशन तो जीरो होगा. वन पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो इंटायर लेंथ में जो चेंज हो रहा है वही वन में भी चेंज हो रहा होगा. तो वन पॉइंट एंड पर है, तो जो भी लेंथ में चेंज है वही मेरे वन पॉइंट का एक्सटेंशन है, और लेंथ में चेंज का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने देखा है ऑलरेडी. तो विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, वन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो वही होगा जो इस पूरी बार का चेंज इन लेंथ है. सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लोड. लोड कितना लग रहा है, W into the length L divided by cross section area and E. So this is the formula for the extension of my point 1. But अगर मुझे point 2 का extension calculate करना है, तो 2 के extension में मुझे क्या फिलॉसफी देखना है. आप प्लीज समझिए यहाँ पे कि 2 पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना होगा, जितना भी 3 to 2 पोर्शन का डिफॉर्मेशन है, मतलब इस पोर्शन में जो चेंज इन लेंथ हो रहा होगा वही मुझे 2 पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा. वन के लिए क्या हो रहा था, इंटायर लेंथ थी. सपोज करो यहाँ बीच में कोई पॉइंट होता, तो इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना होता, जितना कि इसके पीछे वाली लेंथ का होता. और ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो जो भी डिफॉर्मेशन होना है डाउनवर्ड साइड में होना है. तो यहाँ पर अगर मुझे 2 का डिफॉर्मेशन निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लोडिंग. लोडिंग यहाँ पे टिप पे लग रहा है, और टिप पे लग रहा है और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो लोडिंग हर जगह डब्ल्यू रहने वाला है. तो लोड तो डब्ल्यू रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा 2 के केस में, L/2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट भी ई ही रहेगा. तो ये फिलॉसफी थोड़ी सी आपको समझ के रखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट जब हम सेल्फ वेट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. तो चलिए विल सी द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट. सो दिस इज योर प्रॉब्लम. ये बार है, इसकी डेंसिटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है,
और इलास्टिक कांस्टेंट ई है और आपको इसका एक्सटेंशन निकालना है ड्यू टू सेल्फ वेट। प्लीज समझिए, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लगा रहा हूँ मैं डब्ल्यू। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इस बार की कोई डेंसिटी है तो इसका कोई सेल्फ वेट होगा, और जब सेल्फ वेट होगा तो ये इस सेल्फ वेट की वजह से कुछ लेंथ में एक्सटेंशन होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब हम यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा देते हैं तो थ्रू आउट द बीम लोड डब्ल्यू ही रहता है, लेकिन यहाँ कोई लोड एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो जो लोडिंग होगी ना वो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा चेंज होती जाएगी। आपको क्या लगता है, सपोज दिस इज माई पॉइंट 3, दिस इज माई पॉइंट 2 एंड दिस इज माई पॉइंट 1, कहाँ पर सबसे ज्यादा लोडिंग होगी? डेफिनेटली पॉइंट 3 सबसे ज्यादा लोड्स को बियर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरी बीम उसके नीचे लटकी हुई है। अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं तो पॉइंट 2 पे कितना लोड होगा? जितना उसके नीचे बीम का पोर्शन है। पॉइंट 3 पे कितना लोड होगा? तो इंटायर लेंथ आ जाएगी। और पॉइंट 1 पे कितना होगा? तो जीरो होगा। सो इफ आई डिसाइड द फोर्स, यहाँ पर एफ कितना होगा? मैक्सिमम। यहाँ पर एफ कितना होगा? मिनिमम, या मैं कह देता हूँ कि यहाँ तो फोर्स जो होगा वो जीरो ही होगा और बीच में कुछ इंटरमीडिएट रहेगा। नाउ वी हैव टू सी कि ये जो फोर्स का वेरिएशन है ये लीनियर है या कुछ और है। तो अगर मैं देखता हूँ कि फोर्स का वेरिएशन ऐसा है तो स्ट्रेस भी ऐसा ही रहने वाला है। तो पहले तो पता लगाते हैं फोर्स कितना होगा। सपोज पॉइंट 2 के लिए फोर्स निकालना है, या कोई भी एक डिस्टेंस है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है और उस सेक्शन के लिए मुझे लोड निकालना है, तो कितना होगा? जितना उसके नीचे की बार है। तो अगर इसका डेंसिटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, x इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, और g, ये चारों मिलके क्या दे रहे हैं? ये चारों मिलके f दे रहे हैं। किसका? एट ए सेक्शन x, एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इज इक्वल टू l हो गया। You can see here that f is a function of x, means it is proportional to x. अगर x के प्रोपोर्शनल f है तो मेरा स्ट्रेस जो होगा वो भी होता है क्या? वो फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस भी एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x, मतलब लीनियरली वेरी करेगा। कहाँ मैक्सिमम होगा स्ट्रेस? रूट पे मैक्सिमम होगा। कहाँ मिनिमम होगा? टिप पर जो स्ट्रेस होगा वो जीरो हो गया। तो ये तो बात हो गई कि वेरिएशन ऑफ लोडिंग। अगर मुझे डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन निकालना है तो एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं? लेट्स कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ डेल एक्स एंड इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम। तो अगर मैं इस स्मॉल सेक्शन पे कितना लोड लग रहा है देखूं, तो इसके नीचे जितना भी पोर्शन है मेरी बार का, वो पूरा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है मेरे डिफॉर्मेशन के लिए। तो कितना लोड हो गया? रो ए, एक्स और जी। तो दिस इज द लोड एक्चुअली एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल सेगमेंट डेल एक्स। एंड आई नो कि जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है पी एल बाय ए ई। यहाँ पर पी क्या है? पी यही लोड हो गया। एल क्या है? तो ये डी एक्स एल हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ छोटे से पोर्शन को देख रहा हूँ। और सपोज करो कि ये जो इसमें चेंज इन लेंथ है उसको मैं डेल ई से डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा डेल ई कितना हो जाएगा? डेल ई विल बिकम लोड है रो ए एक्स जी, इसकी लेंथ डी एक्स है डिवाइडेड बाय ए ई। ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन इस छोटे से सेगमेंट का। अगर मुझे पूरी बीम के लेंथ के लिए चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम 0 टू एल, आई विल गेट अ फॉर्मूला, वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा चेंज इन लेंथ। और मुझे पता है कि अगर मैं टिप का निकाल रहा हूं तो जो पूरी बीम का चेंज इन लेंथ होगा वही मेरे पॉइंट 1 का होगा। तो ये हो जाएगा कितना? रो ए जी बाय ए ई एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर लिमिट रख जाएगी कितनी? 0 से एल। अगर मैं इसमें एल की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरा फाइनल फार्मूला निकल के कितना आने वाला है? मेरा फाइनल फार्मूला आ जाएगा जो चेंज इन लेंथ ऑफ वन डिराइव करेगा, डिफाइन करेगा, वो होगा रो ए जी बाय ए ई एल स्क्वायर बाय 2। If I will cancel the A, I will get formula rho G L square by 2E। यहाँ मैं रो ए जी एल को वेट से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर पूरी बार का वेट W है तो W कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कितना हो गया? ए एल एंड जी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा W L बाय 2AE, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। आप जनरली इस फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर सेल्फ वेट से एक्सटेंशन हो रहा है तो वो कितना होता है? वो WL बाय 2AE होता है। अगर मैं इस एक्सटेंशन को कंपेयर करूं कि अगर मैं इतना लोड टिप पे लगा देता तो क्या होता, व्हाट आई वांट टू कन्वे, सपोज करिए हमारे पास दो केस है। एक केस में मेरे पास बार है जिसका वेट W है और उसमें सेल्फ वेट के कारण एक्सटेंशन हो रहा है।
एक दूसरा बार है जो वेट लेस है और उस पे मैंने टिप पर डब्ल्यू लोड लगा दिया, तो दोनों का डिफॉर्मेशन कितना होगा? तो इस केस में मैंने अभी हाल कैलकुलेट किया कि मेरा डिफॉर्मेशन होगा डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, लेकिन इस केस में मेरा डिफॉर्मेशन सिंपल पी एल बाई ए ई फॉर्मूले से निकलेगा। मुझे पता है कि अगर एक बार के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज पी एल बाई ए ई, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। सो हियर माई डिफॉर्मेशन विल डिफाइन बाय डब्ल्यू एल बाई ए ई। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इन दोनों डिफॉर्मेशन का रेशियो लेता हूं तो इन केस ऑफ अ पॉइंट लोड द डिफॉर्मेशन इज डबल, ये हाफ है इसका मतलब कि अगर मैं डेल वन डैश डिवाइडेड बाय डेल वन करता हूं वेयर दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट लोड एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, तो ये कितना आने वाला है? ये 2 आने वाला है। कभी कभी ऐसा भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपको याद रहेगा तो यू विल सेव योर टाइम इन दी एग्जाम। सो आफ्टर दिस, अगर मैं टिप की बजाय किसी और पॉइंट का डिफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेम बीम है लेकिन इस बार मैं टिप की बजाय एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले रहा हूँ 2 और मैं निकालना चाहता हूँ कि व्हाट वुड बी द डेल टू ड्यू टू द सेल्फ वेट, तो डेल टू कितना होगा? सो प्लीज अंडरस्टैंड हियर, अब ये प्रॉब्लम है ना, दो केसेस का सुपरपोजिशन हो गया है। मतलब क्या कि इसमें अब है ना एक बार तो रह गई है जो ऊपर से लेकर हाफ लेंथ की है, मतलब ये जो हाफ लेंथ वाला पोर्शन है आपका, इसमें तो सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन होगा। सो ये एक तो डिफॉर्मेशन हो गया लेट्स डेल एल वन, और वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सेल्फ वेट की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या होगा, अगर मैं इसके नीचे वाले सेक्शन को कंसिडर करूं तो ये इस पे ऐसे पॉइंट लोड काम कर रहा होगा, तो एक डिफॉर्मेशन हम और कंसिडर करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि इस बार पर यहाँ पर एक लोड लग रहा है और वो कितना है? अगर टोटल वेट W है तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसका वेट कितना हो जाएगा? W बाई टू। इस पे एक और वेट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है W बाई टू। तो जो टोटल डिफॉर्मेशन डेल टू रहेगा वो क्या रहेगा? सपोज दिस इज डेल एल वन एंड दिस इज डेल एल टू, so my del 2 will be what? Del 2 will be del L1 plus del L2। अब ये दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करके मैं अगर इसमें रखूंगा तो आई विल गेट द फाइनल फॉर्मूला। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले सेल्फ वेट से निकालना है, लेंथ कितना है? L by 2। सो माय फार्मूला इज व्हाट? मुझे पता है कि जो डेल निकालना होता है वो फार्मूला होता है रो ए जी बाय ए ई इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये यूनिट कितनी थी? ये 0 से L होती थी लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0 से L बाय टू, क्योंकि अब मेरा x इज इक्वल टू 0 ये हो गया है और ये हो गया है x इज इक्वल टू L बाय टू। तो जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला आता है रो ए जी बाय ए ई एंड एल स्क्वायर बाय 8, और अगर मैं इसको वेट से रिप्लेस करता हूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है डब्ल्यू एल बाय 8 ए ई। तो क्या यू कैन सी हियर टिप का डिफॉर्मेशन कितना था? डब्ल्यू एल बाय ए ई पर हाफ, यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। दैट मीन्स दिस इज नॉट लीनियर, ये इसका कुछ और फॉर्मूला निकलेगा एंड वी विल सी एंड यू कैन सी हियर कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ पैराबोलिक वेरिएशन आपको नजर आ रहा है। दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम जिसमें आपने सेल्फ वेट से निकाल लिया। अब अगर मैं टिप लोड लगा रहा हूं तो टिप लोड का फॉर्मूला तो मुझे सिंपल पता है कि पी एल बाय ए ई करो और चेंज इन लेंथ निकाल लो। तो इस केस में P कितना हो जाएगा मेरा? W by 2। L कितना हो जाएगा? इसका लेंथ विच इज L by 2। So when I will calculate this del L2 term, so del L2 will become the load W by 2 multiplied by the length L by 2 divided by AE. This will comes out WL by 4AE. अब अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो मेरा टोटल डिफॉर्मेशन आएगा del 2, और वो कितना होगा? वो हो जाएगा 3 by 8 WL by AE। तो प्लीज रिमेंबर दिस सेकंड फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बना लूं इसके लिए। अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरी बार पे किसी भी एक आर्बिट्री एक्स लेंथ के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज ये मेरी बार है और मुझे किसी भी एक पोजीशन x के लिए डिफॉर्मेशन निकालना है which is from the tip, so here x is equal to 0, here x is equal to L, and I am interested to find deformation of this point, let's say I am defining it del x। तो ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो मैं यहाँ डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज रिमेंबर ये फॉर्मूला होता है w L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a e L। और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, आपको अलग अलग पॉइंट का डिफॉर्मेशन मिलता जाएगा। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड डिफॉर्मेशन हियर, तो यहाँ कितना होगा? अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा? डेल वन। डेल वन कितना आएगा? x इसमें 0 रखो, यू विल गेट ए फॉर्मूला WL बाय 2AE। ऐसे ही अगर मैं x इज इक्वल टू L बाय 2 रख दूं
तो ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट 2 हो गया। सो x इज इक्वल टू l बाई 2 रखो एंड यू कैन चेक हियर कि ये कितना आ रहा है, तो ये आपका 3/8 WL बाय AE ही निकल के आ रहा है। तो ये फॉर्मूला सबसे जनरल है किसी भी पॉइंट के लिए। सपोज आपको यहाँ के लिए निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, इस केस में x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 3l/4 और आप बस 3l/4 पुट करो एंड यू विल गेट इट। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज हियर कि अब अगर मुझे डिफॉर्मेशन को देखना है तो डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू अ टर्म एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैं पहले फोर्स देख रहा था, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स के। तो फोर्स का जो वेरिएशन होना है वो लीनियर है, लेकिन डिफॉर्मेशन का जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। क्विकली एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ए स्टेप्ड बार। अब ये स्टेप्ड बार है, इसमें आपको अगर टिप का डिफॉर्मेशन निकालना है तो कितना होगा। तो लेट एज्यूम कि इसका जो वेट है ना वो 2w है और इसका वेट w है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ दोनों का l है, डेंसिटी दोनों का रो है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सुपरपोजिशन लगना है। प्लीज सी हियर, मैंने यहाँ शो किया है क्या होगा। एक तो इसमें इसके कारण ये जो टॉप वाली बार है इसका सेल्फ वेट का डिफॉर्मेशन होगा, दूसरा बॉटम वाली बार का भी सेल्फ वेट होगा। इन एडिशन टू दैट ये जो बॉटम वाली बार है ये इस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट लोड एक्ट कर रही है क्योंकि यहाँ वेरिएशन हो रहा है। तो जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा ना इन तीन क्वांटिटी का सम होगा। पहला हो गया सेल्फ वेट ऑफ द टॉप बार, सेकंड हो गया टॉप बार पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऐसे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और तीसरा हो गया नीचे वाले का सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं पहले इसको W1 और W2 से डिफाइन करता तो इस केस में मेरा जो डिफॉर्मेशन है वो कितना हो जाता है, अगर ये ऊपर वाला W1 है और नीचे वाला W2 है तो माय फार्मूला विल बी W1 L1 by 2 A1E। सेकंड में मैंने इस पे एक पॉइंट लोड लगा दिया तो इट विल सिंपली बिकम W2 व्हिच इज द वेट ऑफ द लोअर पोर्शन L1 A1E, और तीसरा हो जाएगा W2 L2 by 2 A2E। आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार खुद इसको करके देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा रादर देन क्रैमिंग दीज फॉर्मूलाज। अब अगर ये तीनों फॉर्मूला मेरे पास है, मान लो अब मैं इस वैल्यू को पुट करना चाहता हूँ, तो जब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो मेरा जो नेट डिफॉर्मेशन निकल के आएगा वो आने वाला है 3/2 WL by AE। आप क्रॉस चेक करके देखो इसे, you will get the same deformation value। So I hope कि अब कम से कम आप डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर किसी भी पॉइंट का डिफॉर्मेशन पूछें तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, इस एक फॉर्मूले से आपका पूरा काम हो जाएगा। लास्ट पार्ट है कि अगर मुझे वेरिएशन इन द लोड विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द बार और वेरिएशन इन द स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। सो हमने पहले ही देखा है कि अगर ये मेरा बार है तो मुझे पता है कि ये फिक्स होता है टॉप पे, तो इसका जो फोर्स होता है विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो चेंज इन लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे दो चीजें समझ में आ रही है, एक तो क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल पे चल रहा है, तो जहां x इज इक्वल टू 0 है वहां मेरा फोर्स और स्ट्रेस दोनों 0 होंगे। लेकिन अगर मैं डिफॉर्मेशन देता हूं तो डिफॉर्मेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज ये जो होगा ये एक नॉन लीनियर कर्व बनने वाला है मेरा, लेकिन ये जो दोनों है ये क्या है, ये मेरे लीनियर कर्व है। सो इफ आई विल मेक द वेरिएशन दिस वुड बी द वेरिएशन। देखिए ये आपका स्ट्रेस का वेरिएशन है विच इज लीनियर, यहाँ 0 है यहाँ पे मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर मैं डिफॉर्मेशन देखूं तो जो डिफॉर्मेशन है वो एक पैराबोलिक कर्व है, इस पॉइंट पे मेरा डिफॉर्मेशन 0 हो गया तो डेल विल बी 0 हियर एंड डेल विल बी मैक्सिमम हियर। प्लीज रिमेंबर दीज टू कर्व, ये ऐसे क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आ जाते हैं और ये 10 सेकंड का टाइम लगेगा अगर आपको ये फिलॉसफी पता है, अगर नहीं पता है तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको डिराइव करने में। सो दीज प्रॉब्लम्स आर जस्ट अ बोनस अगर आपका पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, डोंट अटेम्प्ट सच प्रॉब्लम्स बिकॉज इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम। So this is very important particularly for the GATE examination और other competitive examination। और यहाँ हमको समझ में आया कि स्ट्रेस का वेरिएशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन क्या है। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है दैट इज बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। होता क्या है जब आपको यहाँ से समझ में आया कि आपका स्ट्रेस जो है ना यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर 0 है, क्या हम कुछ ऐसा इस सिस्टम में कर सकते हैं कि स्ट्रेस जो रहे ना थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ द बार कांस्टेंट रहे, और वो कैसे पॉसिबल है। तो आपको पता है कि इस यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो मिनिमम है। तो अगर मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर मैक्सिमम हो जाए
और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर मिनिमम हो जाए और मैं कुछ इस तरह का डेरिवेशन करूं कि मैं स्ट्रेस को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखूं, तो मैं एक बार बना सकता हूं जिसकी स्ट्रेंथ या स्ट्रेस थ्रू आउट दी लेंथ कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज योर बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो अगर मैं स्ट्रेस को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, दैट मीन्स मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरी करना पड़ेगा, एंड दिस इज ए बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं तो मेरा फॉर्मूला निकलने के बाद जो मेरी बार बनती है वो इस तरह से बनती है। ये ब्लैक वाली बार जो है वो मेरी प्रीवियस बार है, और ये जो कर्व्ड बार है ये मेरी फाइनल बार है, जिसमें स्ट्रेस जो है ना यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। सो माई स्ट्रेस विल बी constant throughout the length, and this is the definition of your bar of uniform strength। मतलब कि बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दी लेंथ। लेकिन ये जो एरिया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, और इसका जो वेरिएशन का कर्व है वो एक्सपोनेंशियल है। प्लीज रिमेंबर, अगर मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, 2/A1 जो होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल, e to the power some constant value will be there। So please remember that this curve will be exponential curve, और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, स्ट्रेस थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन आल्सो कैलकुलेट द डिफॉर्मेशन। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मली अगर पूछा जाना है तो बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है, और उसके कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, पैराबोलिक होता है या लीनियर होता है, ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में है। विद दिस कॉन्सेप्ट आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो और प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।